नमस्कार साथियों। आज एक एग्ज़ाम हुआ है उत्तराखंड में, उसी पर चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा केवल कट ऑफ या फिर कैसा पेपर, उस पे हम चर्चा ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। हम सीखने पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि अभी तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, हमारे सभी की डेट्स भी आ चुकी हैं। और इसके आधार पर एक अपना मूल्यांकन तो कर ही सकते हो। अगर आपका एक पेपर नहीं था तो इसमें जो भी है ये, इसमें साइंस बहुत कम पूछिए। आप जो जीएस और जो स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उनको लगाइए, अपना आकलन कीजिए, क्योंकि जीएस भी अच्छी स्तर की पूछी गई है। उत्तराखंड में मानता हूँ कि एक ठीक ठाक सरल ही कह सकता हूँ मैं उसे। अब मैं घर आके तो मतलब केवल आपका मन रखने के लिए तो कठिन नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर जीए उत्तराखंड सरल पूछी गई है तो पूछी गई है। उसमें आपका स्कोर, अगर आपने ठीक ठाक तैयारी की है तो आप 70 से 80% तो नॉर्मली आपका स्कोर रहेगा उसमें, मेरे ख्याल से। क्योंकि मैं कई टाइम से उत्तराखंड रिवाइज नहीं किया हूँ, फिर भी जब मैंने इसके क्वेश्चन को देखकर मुझे लग रहा है कि ये सरल है, तो फिर आपको मतलब मैं मानता हूँ ये सरल होगा। लेकिन आप जीएस के क्वेश्चंस पे फिर भी आइए, उनको लगाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं मानता हूँ यहाँ के एग्जाम्स में मेन जो आपका रोल प्ले करेगा वो जीएस ही करेगी। उत्तराखंड में हमारे सोर्सेज सीमित हैं और सबके पास हैं, वो सबको पढ़ने का तरीका भी पता है, और कम है तो उसको महारथी महारथी बन ही जाएंगे एक टाइम के बाद। आप कितना ही पढ़ो उसमें कुछ नया नहीं मिलेगा। लेकिन जीएस का मैं बार बार कहता हूँ कि आपको जीएस पर रिसर्च करनी है। उसके 27 में से 20 क्वेश्चन ठीक करने कितने कठिन होते हैं आप सभी को पता है, इसलिए उस पर ही हम ध्यान देंगे। मेरे पास पेपर है, मैंने भी अभी ही देख रहा हूँ ये पेपर, अभी क्योंकि अभी आया, तो अभी मैं पेपर देख रहा हूँ। अभी मैं अब मुझे कितने आते हैं उस पर मतलब, लेकिन मैं कैसे सॉल्व करूंगा, या फिर कुछ भी जनरल डिस्कशंस करेंगे कि हम जीएस के क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। आगे पीसीएस का एग्जाम आने वाला है, बट मैं मानूंगा उत्तराखंड जो उसका सिलेबस उन्होंने दिया है, बशर्ते हम इस पर एक अलग चर्चा करेंगे, लेकिन आप कर पाएंगे वो, मैं इतना मानता हूँ। मतलब क्योंकि अगर उत्तराखंड की तैयारी आप ठीक ठाक ढंग से कर रहे हैं, ग्रुप सी की भी, तो आप उसका प्री तो क्वालिफाई कर ही पाएंगे, इतना मैं मानता ही हूँ। और बाकी जो भी एग्जाम्स आने हैं, आबकारी का हो गया, एसआई का हो गया, आरओ का मेंस हो गया, सारी डेट्स तो उन्होंने दे ही दी हैं। अब आपके हाथ में है आप कितनी तैयारी करते हैं और किस कंटेंट के साथ किस अनुरूप जुड़े रहते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे एग्जैक्ट नहीं आते हैं, या फिर नहीं भी, अगर नहीं भी आते होंगे तो मैं फिर भी उनको कैसे लॉजिक अप्लाई करूंगा एग्जैक्टली। गलत भी हो जाएगा कहीं पर वो लॉजिक, लेकिन अधिकांशतः वो लॉजिक सही होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मेरा लॉजिक डेवलप हुआ है वो 100 के 100 क्वेश्चन पे लागू होगा, और 100 के 100 क्वेश्चन मुझे सही करने भी नहीं है। मुझे अगर मान लिया जाए 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पे नहीं लग रहा है, 3 क्वेश्चन पे लग रहा है, तो मैं तो अभी भी प्लस नहीं हूं ना। तो नहीं आने से अच्छा लॉजिक के साथ जाना, इसलिए मैं आपको सिखाने की कोशिश भी करूंगा। और वही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कुछ भी बेनिफिशियल अगर आपको लगती है, तो आपको वो वीडियो को लाइक करना ही है। और मैं बार बार कह रहा हूं, आपको एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप करना ही पड़ेगा, कितना ही पढ़ लो। मैं बार बार कहता हूं कि अभी भी मैंने एक क्वेश्चन देखा है, अभी वही क्वेश्चन देखा, पहला वही खुला है, तो मैं उस पर भी मुझे आता नहीं है, बट मैं कैसे सही कर सकता हूं उसे, ये मानूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम उत्तराखंड के क्वेश्चंस की तो मैं बात करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया है उत्तराखंड के क्वेश्चन जो भी हैं वो एक ठीक ठाक लेवल के पूछे हैं, और सरल की कैटेगरी में आप शामिल कर सकते हो। आप अगर उत्तराखंड की तैयारी करते हो तो अपना मूल्यांकन करने के लिए उत्तराखंड के क्वेश्चन लगाइएगा, बशर्ते हम यहाँ पर जीएस के ही क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, इस सबसे पहला जीएस का क्वेश्चन है कि जो हर्षवर्धन का समकालीन चालुक्य राजा कौन था। इतना सरल सरल है, अगर पढ़ाई किया तो सरल होना चाहिए आपके लिए। इसमें एक ऑप्शन पुलकेशिन द्वितीय है। तो आपको पता है हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, मैंने भी कराया था कि इसने फिर उत्तरापथेश्वर की उपाधि दी, फिर अपनी परमेश्वर की उपाधि धारण की, सकलोत्तर पतानाथ की उपाधि दी, वगैरह वगैरह सब कराया था ना मैंने। तो ये तो सरल क्वेश्चन होना चाहिए, पुलकेशिन द्वितीय इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सारे उत्तराखंड के क्वेश्चन थे, हम उत्तराखंड के देखेंगे नहीं। उसके बाद हम आएंगे सीधे जीएस के क्वेश्चनों में। इसमें एक चीज दे रखी है कि जो हिमनद स्थलाकृति है वो कौन सी स्थलाकृति है जो हिमनद से नहीं बनी है। अब देखिए, आपको थोड़ा इसमें मैं मानता हूं लॉजिक वाला, एक तो आपने नाम सुने होंगे, लेकिन आपको थोड़ा लॉजिक नहीं लग पा रहा है इसमें। ठीक है, आपको ज्ञान ही होना चाहिए इसका। एक ऑप्शन है सर्क, एक है एरिट, एक है होन, और एक है बरखान। अब यहाँ पे बरखान जब आप आकृति में पढ़ते हो, अमूमन पढ़ते हैं, जो बालू के टीले होते हैं उन्हें बरखान कहते हैं। मतलब हवा आती है, रेगिस्तान में जाती है, तो हवा उसको भाग कर ले जाती है बालू के, मतलब जो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको प्रवाहित कर देते, तो एक स्थान पर आकृति बन जाती है, रेत की आकृति। तो इसलिए अब जो ये बरखान वाली आकृति है वो हिमनद से नहीं बनी है, वो बनी है हवा से बनी है, पवन के प्रभाव से बनी है। अब आपने एक तो ये इसका आंसर मिल गया, अच्छा हो गया, आपको आंसर की मिल गई, बढ़िया हो गया। लेकिन आप फिर अब करेंगे क्या, 3 स्थलाकृतियां दी हैं इसने जो अगले एग्जाम में बनेंगी। सर्क हो गया, हॉर्न हो गया, और एरिट हो गया। इनको कौन करेगा, इनको ऐसे ही छोड़ दोगे। पीवाईक्यू मतलब क्या होता है, क्या आंसर निकालना पीवाईक्यू होता है? नहीं, पीवाईक्यूज पे रिसर्च करना, पीवाईक्यूज को का जो बेस्ट और मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है उन पर रिसर्च करनी पड़ेगी आपको। सर्क, एरिट और हॉर्न, इन पर भी जाइए। ये हिमानी की स्थलाकृतियां आपको पता चल गई, कौन कौन सी कैसी कैसी स्थलाकृतियां हैं वो देखिए। अब ऐसे हमारी हिमानी रहती है ना, ऐसे तो टॉप पे सर्क बनता है, फिर एरिड बनता है, फिर तीखा वाला भाग हॉर्न होता है। हॉर्न से हम थोड़ा आइडिया लगाइए, मतलब मैं कह रहा हूं कैसे करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है कि इसने सही युग्म का चयन कीजिएगा।
एक साइड कास्ट दिया है, कास्ट स्थलाकृतियां हम कभी पढ़ाया होगा मैंने भी, या फिर जिक्र तो कहीं ना कहीं किया ही होगा, या पीवाईक्यू भी जब मैंने डिस्कस की मुझे ध्यान आ रहा है। एक कास्ट स्थलाकृति दी है, फिर यूगोस्लाविया है, फिर कास्ट यूएसए है, फिर हिमानी यूगोस्लाविया है, फिर वायु मंगोलिया है। अब मुझे यह प्रश्न नहीं आता, मुझे आता है लेकिन मैं कह रहा हूं अगर नहीं आता है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसने सबसे पहली बात मैं कहता हूं, इसने दो साइड कास्ट दिए हैं और दो साइड ऑप्शन में यहां यूगोस्लाविया भी है। मैं इसी से आंसर पर पहुंच गया था कि एक साइड कास्ट, दो साइड कास्ट दिए हैं इसने। अब अगर आपका पेपर है तो फिर देखिए, नहीं है तो फिर भी सोचिए, तो दो कास्ट साइड क्यों दिए हैं इसमें से, मतलब या तो कास्ट वाला ही है कुछ, तो मैंने यहां पर से आइडेंटिफाई किया कि मैं कास्ट वाला ही लगाऊंगा। अब इधर साइड दो साइड यूगोस्लाविया दिए हैं और एक यूगोस्लाविया हिमानी में दिया है और कास्ट वाले में एक ही यूगोस्लाविया दिया है। तो अब मुझे एग्जैक्ट आंसर तो इसका एड्रियाटिक सी के आसपास वाला पता था, तो यूगोस्लाविया वहां कंट्री है, इसलिए मैं कास्ट को यूगोस्लाविया से ही लगाऊंगा। मैं, आप पकड़ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, अगर चार ऑप्शन दिए हैं उनमें से दो ऑप्शन समान दिए हैं कास्ट स्थलाकृति के इसने, तो संभव है कि इन दोनों, अगर आपको कुछ नहीं आता तो 50-50 की अगर जाना है तो इस लॉजिक पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हम सबसे पहले कास्ट के साथ जाएंगे। अब कास्ट में यूगोस्लाविया हो या यूएसए हो, इसका भी कंफ्यूजन दूर कर दिया इसने, दो ऑप्शंस में यूगोस्लाविया दी थी। यूगोस्लाविया आंसर्स होगा तभी तो इसने दो बार दिया ना। ये मैं कह रहा हूं हर क्वेश्चन पे ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अधिकांश पर ये अप्लाई होगा, इसलिए गलत वालों को मत देखिए, मेरे जो मैं सही कर पा रहा हूं उन्हें देखिए। तो इसका आंसर कास्ट स्थलाकृति यूगोस्लाविया वाला सही होगा, ठीक है। फिर वही कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, सिंपली बताएं, हम जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो डेल्टा बनाती हैं बस। अब देखिए कौन सी है वेस्टर्न फ्लोइंग, नर्मदा है। नर्मदा कहाँ जाती है, पश्चिमी घाट की ओर प्रवाहित, अरब सागर में प्रवाहित होती है ना, तो वो डेल्टा नहीं बनाती। हमें पता है जो पश्चिमी घाट की ओर नदियां जाती हैं वो ज्वार नद मुख बनाती हैं, और जो पूर्वी घाट की ओर नदियां जाती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। अब सिंपली ये सरल क्वेश्चन था। फिर अब देखिए दक्कन लावा प्रवाह, ये मुझे भी नहीं आता। अब कौन से महाकल्प में अंत हुआ, बस मुझे इतना पता है कि ये कार्बोनिफेरस जो युग था उसमें प्रारंभ हुआ था। अब इसने कहा कि अंत कब हुआ, तो इसका मुझे आंसर नहीं पता, आप देख लीजिएगा। बशर्ते मैं टर्शियरी बता सकता हूं आपको, टर्शियरी में जो हिमालय पर्वतों का निर्माण शुरू हुआ था ना, वो टर्शियरी युग में हुआ था। और जो अरावली पर्वत श्रृंखलाएं बनी थी वो भी प्री कैम्ब्रियन काल में बनी थी, मैंने आपको कराया भी होगा ये। तो जो भी मैं आपको जानकारी मुझे याद है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए, उत्तर से दक्षिण के क्रम में दर्रों का मतलब वो लगाई। ये क्वेश्चन कभी बना नहीं था, मतलब मुझे दिमाग में हमेशा जब भी मैं पढ़ता मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन बनेगा। और मैं जब भी ज्योग्राफी पढ़ता हूं तो उत्तर से दक्षिण, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, ये सब कराने की कोशिश करता हूं। मैं खुद जब पढ़ता हूं अपना तो ये सब करने की कोशिश करता हूं, और आपको भी जब मैं पढ़ा रहा हूं ज्योग्राफी तो सब ये सब भी बताने की कि उत्तर से पश्चिम, दक्षिण, ये सब पूछता है दिशाएं। इसलिए जब ज्योग्राफी पढ़ो तो मैप से पढ़ो। तो अब थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट आपने कोमा लगा दिया तो फिर कैसे पता क्या ऊपर है क्या नीचे है, बस दर्रे हैं बताया आपको वो सब। इसका यही आंसर, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, फिर एक सैनकोटा गैप भी आता है जो तमिलनाडु में मुझे ध्यान आ रहा है। तो चार दर्रे थे जो दक्षिणी भारत के हैं, एक थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और फिर सेनकोटा गैप। अब सेनकोटा नया मिल गया ना, यहाँ पर लिखिए या फिर कहीं दिमाग में कहीं फिल्टर रखिए इसे, ये क्रम बाद में भी याद आ सकता है, काम आएगा, ठीक है। चलिए अब भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, चलिए ये जो भी है। फिर न्यूनतम साक्षरता दर, ये भी आप सबको पता ही होगा। सर्वाधिक जनघनत्व, बिहार वाला आपको पता ही है भी। कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, ये भी सिंपल है कुंभ मेला, लेकिन फिर भी इसने थोड़ा कंफ्यूजिंग बना ही दिया है। वाराणसी में कहाँ लगता है कुंभ मेला, तो आपको पता है हरिद्वार में लगता है, ठीक है। उसके बाद उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है और प्रयागराज में लगता है। ये भी सरल, की मैं ये क्वेश्चन सरल मानूंगा, जो मैं क्वेश्चन सरल कह रहा हूँ वो सरल होने चाहिए आपके लिए। अगर आपके लिए वो सरल नहीं है तो फिर आप उस रेस में नहीं बन पाएंगे। आप सीखिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। अभी एक क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, सबसे पहले मैंने आपको कास्ट वाला बताया, ना आने पर भी आपको कैसे सही करेंगे, और एक और क्वेश्चन आएगा अभी जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हम यहाँ पर स्टेट वाले क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, हमारा ध्यान जीएस के क्वेश्चन ऊपर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है बल। अब ये तो गिलगित, श्योक, जांस्कर सब इसकी सहायक नदियां हैं। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि, क्योंकि श्योक भी सिंधु की सहायक नदी है, गिलगित भी है और जांस्कर भी है, ये तीनों तो हैं। धार का मैंने नाम नहीं सुना है। अब इनमें से मुझे नहीं पता सबसे बड़ी कौन सी है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगले को। हाँ अब ये देखिए, इतना बेहतर क्वेश्चन, मुझे इसका आर्टिकल तो कभी याद नहीं था और मैंने कभी किया भी नहीं था, और मैं कभी ऐसे आर्टिकल याद करूंगा भी नहीं, बट फिर भी मैं ये क्वेश्चन सही कर रहा हूं। कैसे, देखिए, ये कह रहा है कि उस अनुच्छेद को बताना है आपने जो बताता है कि जो उच्च न्यायालय हैं वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं। अब मुझे नहीं पता है ये आंसर, लेकिन जब मैंने इसके और ऑप्शन देखे तो मैं इसका आंसर पहुंच गया था। एक ऑप्शन दे रहा है 124, एक ऑप्शन दे रहा है 217, एक ऑप्शन है 239 और एक ऑप्शन है 235। अब देखिए आर्टिकल 124 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय के गठन की बात करता है। तो उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय कहां से आ गए भैया। आर्टिकल 217 किसकी बात करता है, उच्च न्यायालयों के गठन की बात करता है।
उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति की बात करता है, तो ये भी नहीं होगा। और आर्टिकल 239 ये क्या बात करता है, हमें पता है आर्टिकल 239 से लेकर 241 तक यूटीज के बारे में चर्चा की गई है। भाग मेरे ख्याल से भाग 8 है, हाँ भाग 8 है जो 239 से लेकर 241 तक यूटीज की बात करते हैं। अब मैंने 235 कभी पढ़ा भी नहीं था, फिर भी मुझे पता चल गया अब आंसर होना है 235 ही होना है आंसर, इसलिए इसका आंसर 235 है। अब मैं पहली बार ही मुझे भी पता चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है देख रहे हो, अगर आपको साइड की नॉलेज है तो आपको दूसरे ऑप्शन को सही आंसर नहीं पता है, बट दूसरे ऑप्शन को काट कूट के आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। इसलिए कहता हूं ध्यान दीजिए, कोई भी चीज कहीं भी पढ़ रहे हो तो काम की ही आएगी, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो फिर भी आएगी। मैं बार बार अपने लेक्चर्स में भी आपको ये सिखाता ही हूं। बाकी आप देखिए, अब आर्टिकल वो 243 के पूछ दिया है ना इसने। अब ये तो कितनी बार मैंने कहा आपको, एक बार क्वेश्चन भी पूछा था आपको, तो ये मैं कहता हूं पंचायतों के जितने भी आर्टिकल आपको एक भी इसमें से सारे आने चाहिए, ठीक है। मैं आपको चलो एक बार रिवाइज कराता हूं, जितने मुझे आते हैं शायद मैंने याद किए हैं, मैं आपको सही याद करा पाऊंगा। फिर आप मैं बता रहा हूं उसे लिखिए और फिर एक बार फिर से गूगल करिए, फिर याद करिए इसे, ठीक है। जितने भी हैं ए से लेकर ओ तक जो जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताऊंगा। तो 243 के क्या निर्वाचन आयोग था, और वित्त आयोग क्या होता है, 243 आयोग होता है। सबसे पहले होता है 243 से लेकर 243 ओ तक है, यानी 29 विषय है, हमें पता है ना 29 विषय है इसमें, 243 डब्ल्यू में बताया गया। तो सबसे पहले तो है 243 ए की बात करें तो यह है ग्राम सभा। फिर बी में आ गया पंचायतों का संविधान, फिर पंचायतों का गठन, फिर डी में आरक्षण। चार ही याद करिए सबसे पहले में, फिर आगे बढ़ेंगे। ए में क्या कहा मैंने, ग्राम सभा, बी में क्या पंचायतों का संविधान, डी में क्या पंचायतों का गठन, और सॉरी सी में पंचायतों का गठन, और डी में पंचायतों का आरक्षण। उसके बाद हम ई में जाएंगे तो पंचायतों का कार्यकाल, फिर उसके बाद डी, ई के बाद एफ में आएगा आपका पंचायतों में जो सदस्य होते हैं उनकी अयोग्यताएं, कार्यकाल और अयोग्यता। फिर जी में आप सबको पता है, मैंने कराया भी है बार बार, ये जो भी 29 विषय दिए गए हैं वो जी में ही उल्लिखित हैं। उसके बाद एच में आएगा आपका, एच में मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूं, तो एच के बाद आई में आएगा आपका वित्त आयोग, और के में आएगा निर्वाचन आयोग, और डब्ल्यू में आएगा जो उसके विषय दिए गए हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ, पंचायतों के ए से लेकर मैंने आई तक याद किए हैं लगभग, तो मैं उतने ही आपको पता। ए में हो गया ग्राम सभा, बी में हो गया आपका पंचायतों का संविधान, फिर पंचायतों का गठन, फिर आरक्षण, फिर उसके बाद आएगा आपका कार्यकाल आएगा, उसके बाद आएगा आपका अयोग्यताएं आएंगी, उसके बाद आएगा एच में मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं अभी। फिर जी में आएगा आपका जो विषय दिए गए हैं, जी पहले फिर एच, तो जी में विषय दिए गए हैं, एच का मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूं, आई में वित्त आयोग, और के में निर्वाचन आयोग, ठीक है। आपको ये सारे करने हैं याद। चलिए अब ये तो बन ही जाना चाहिए था मेरे ख्याल से, ठीक है, सरल ही है ये, ठीक है। अब चलिए, अब एक एक्ट है आपको पता है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, कब का है ये, 2005 का एक्ट है। इसमें 2005 के तहत किस आयु वर्ग के व्यक्ति को बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है। अब आप सिंपली लॉजिक लगाने की कोशिश कीजिए कि बच्चों में, मुझे एग्जैक्टली नहीं आता, बट मैं यहाँ पर 50-50 टाइप का कुछ अप्लाई कर पाऊंगा। बच्चों में किसे काउंट किया जाता है वो पूछ रहा हूँ, 0 से 14 तक के, या 0 से 16 तक के, या 0 से 18 तक के, या 0 से 21 वर्ग तक के। अब 0 से 21 को तो मैं सिंपली हटाऊंगा ही, क्योंकि हमें पता है मतदान की आयु तक अगर 18 है तो फिर 21 क्यों होगा इसमें, 21 को हटाऊंगा। उसके बाद या तो 0 से 14, या तो 0 से 16, या तो 0 से 18। अब जो बच्चों की उम्र होती है, मैंने कहीं जहां भी पढ़ा है 0 से, मतलब मैं जाता इसमें या तो 0 से 14 के साथ जाता, मुझे एग्जैक्टली कुछ नहीं पता, मेरा गलत भी होता है तो मैं यहाँ पे कोई गिल्टी फील नहीं करूंगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन जितने अप्लाई से हो रहे हैं, लॉजिक से हो रहे हैं, सही अप्लाई कीजिए, वही मेरा 150 में से 150 नंबर लाने का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं सिलेक्शन ले लूँ अपना, इतना ही मेरा उद्देश्य, ठीक है। बट मैं 21 को हटाता, फिर 3 ऑप्शन बचे रहे थे, 18 वाला भी मेरे दिमाग में जो मैं फिल्टर कर पा रहा हूँ, 18 तो नहीं होना चाहिए, तो 0 से 14 के साथ में जाता, या फिर 0 से 16 भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आया राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। अब मैं इसके साथ आपको 4 क्वेश्चन याद कराऊंगा, यहाँ पर आपको ये डिस्कशन सुननी पड़ेगी, आपको अगर फायदा लेना है, सिलेक्शन वगैरह कुछ भी लेना है तो सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए आपको। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की बात कर रहे हैं ना, 4 आयोग आते हैं, 4 आयोग, ये चारों आयोग क्या है पता है, संविधान में नहीं उल्लिखित है, संवैधानिक आयोग, यानी इन्हें एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है। 4 आयोग क्या थे, एक तो राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। क्या क्या बोले, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, और मानवाधिकार आयोग, और महिला वर्ग आयोग। तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो 1992 का है, बाकी ये सब 3 1993 की है। अब कहां पर लिखेंगे, देखिए महिलाएं हैं तो हम लेडीज फर्स्ट वाली बात करते हैं ना, तो 92 में महिला को पहले लाइए, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग 92 में, उसके बाद 3 93 में, अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग, और एक क्या बचा, पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। तो ये 3 आ गए आपके 93 में, महिला आयोग वाला आ गया 92, ठीक है। चलिए ये भी कर पाएंगे आप। बाकी आर्टिकल पूछे कौन सा गलत है, तो
इसने क्या कहा है? 106 में संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, नहीं पता मुझे। 110 में धन विधेयक, सही हो गया चलिए। 102 में संसद में सदस्यता संबंधित अनर्हता, और 118 में विनियोग विधेयक। अब मैं जहां पर तक ध्यान कर पा रहा हूं, विनियोग विधेयक को मैं 118 में नहीं ले जाऊंगा, विनियोग विधेयक, क्योंकि 117 में हम वित्त विधेयक पढ़ते हैं। अब मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, मैंने सोचा था ये सरल पूछा होगा, बट अभी क्वेश्चन देख रहा हूं इसने बहुत ही ज्यादा आर्टिकल पूछे हैं, ठीक है, तो मुझे नहीं पता इसका आंसर। एक तो धन विधेयक वाला सही है, ठीक है, और संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते 102 भी सही है। मैं 118 के साथ जाता जहां तक वो भी ध्यान कर पा रहा हूं, बट मुझे इसका सही आंसर नहीं पता, ठीक है। चलिए, संविधान की अनुसूचियां दी गई हैं, मिलाइए। अब अनुसूचियां तो आप गलत नहीं कर सकते ना, ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। स्वतंत्र भारत की जो संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? संविधान सभा की जो स्थायी सभा थी उसके सभापति कौन थे आपको, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को लगाएंगे नहीं, सच्चिदानंद भारती नहीं, B.R. अम्बेडकर नहीं, कौन फिर? राजेंद्र प्रसाद जी। पंचायती राज दिवस कितनी बार रिपीट हो गया है? पंचायत तो आप मगअप कर पूरा रट लीजिए, पंचायतों के जितने भी प्रोविजन है पूरा रटिए। मैं पंचायतों और नगर निगम पर एक वीडियो बनाऊंगा, और इतनी होलिस्टिक वीडियो बनाऊंगा। उस तो पंचायतों के मैंने जैसे आपको बताया ना, पंचायतों के आर्टिकल सारे याद होने चाहिए, ABCDEFGH जितने भी महत्वपूर्ण है सारे याद करिए। उसके संविधान, कितनों को मतदान किया, क्या उम्र है, क्या उसके स्वैच्छिक प्रावधान है, क्या उसके अनिवार्य प्रावधान है। यही तो कहते हैं हम, हाई यील्डिंग एरियाज क्या है भाई, पंचायत से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है तो करिए ना उसे। एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में बन रहे हैं इसके। अब ये तो चलो सरल पूछ दिया उसने, 24 अप्रैल बहुत रिपीटेड है। अगर उसे 243 ई पूछ दिया होता तो फिर तो आप अभी के पूछ दिया, चलो के भी हम निर्वाचन और वित्त आयोग करते हैं, लेकिन ई पूछ दिया, कभी A, C, B कुछ भी पूछ दिया। अब नहीं पढ़ा होगा तो कठिन कहेंगे, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ पंचायत पूरा करके जाइए। चलिए, फिर ये कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद है वो 15% से ज्यादा नहीं होगी। कौन से आर्टिकल में कहा, सॉरी कौन से संविधान संशोधन में कहा? 91वां, बार बार पढ़ते ही हैं हम। चलिए, इसका एक और मुझे कुछ आना, देखिए जो संसद सॉरी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें तो क्या प्रावधान है कि हमारी जो सीटें होंगी वो 15% से ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है। और राज्य में भी यही है कि 15% से ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन राज्य में एक और प्रोविजन है कि राज्यों में 15% से ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन एक निश्चित सीमा से कम भी नहीं होंगी, यानी 12 से कम भी नहीं होंगी, लिखा है यहाँ पर। जैसे मान लिया जाए हम किसी विधानसभा में मान लिया जाए 100 सीटें हैं, 100 नहीं 15 की बात करें तो, अगर 100 का 15 150 है मान लिया जाए, 150 में से अगर 15% निकालेंगे तो कितना होगा? 15 लोग चयनित हो जाएंगे उसमें। मान लिया जाए 100 ही है, 100 का 15% निकालोगे आप, सॉरी 100 का 15% तो 15 आएगा, लेकिन अगर 70 ही सीटें हैं मान लिया जाए तो उसका 15% निकालोगे तो आप 12 तक नहीं पहुंचेगा, यानी 9-8 कुछ ऐसा ही पहुंचेगा। फिर भी 9-8 ही नहीं, 12 सीटें होनी ही पड़ेंगी, न्यूनतम 12, अधिकतम 15%, ठीक है। चलिए, अब मैती समुदाय, कुकी मैती संघर्ष सब पढ़ ही रहे होंगे, अब तभी तो कह रहा थोड़ा अवेयर तो रहिए। अभी मैंने देख रहा था इसमें करंट के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, कहाँ तक करंट को इग्नोर करोगे, थोड़ा अवेयरनेस रहेगी। कुकी मैती संघर्ष, इसमें कहाँ ये मैती लोग नहीं रहते, कह रहे हैं। अब ये फिर से टेक्निकल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। मैं सोचा था कि मैती समुदाय कहाँ रहते हैं ये पूछा है इसने, बट इसने पूछा है मैती समुदाय के लोग कहाँ नहीं रहते हैं। अब ये मुझे भी नहीं आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन सबके गलत होने वाले हैं, वो जो पढ़ के किया है बहुत सारा, क्योंकि उसे क्या पता है कुकी मैती संघर्ष मणिपुर और नागालैंड के बीच चल रहा है। अगर कहाँ है पूछता तो शायद वो कुछ लॉजिक बिठा के सही करेगा। अब कहाँ नहीं है गए मुझे क्या पता, हो सकता है एक दो असम में भी रहते हो सकता है 1-2 सिक्किम में भी रहते हो, ठीक है। चलिए, इसे छोड़िए, मतलब ये गलत भी हुआ तो कोई चिंता नहीं करती, ठीक है। उसके बाद सारे करंट के क्वेश्चन हैं, ये करंट के हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नहीं, पर जो भी है ओवरऑल क्या नजरिया मिला हमें कि अपनी पढ़ाई पे तो स्टिक रहना है, जो भी आपके सोर्सेज हैं उन पे डाउट करता ही नहीं करना। अगर मान लीजिए आपको आज कुछ दूर का क्वेश्चन मिल गया, अब आप उसके चक्कर में अपने स्टैटिक को, तो अनुसूचियों से क्वेश्चन आ रहे हैं, अनुच्छेदों से क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं, उनको गलत कर रहे हैं, तो फिर क्यों पढ़े हैं उनके पीछे? एक बार उनको सही करिए, जितने मैंने आपको बताई वो सब सारे सही हैं आपके, अगर वो सब सही हैं फिर आप उनके बारे में सोचिए, यानी आपका स्टैटिक सब कंप्लीट है। बट ये ही कंप्लीट नहीं, और मैं कहता हूं उसके चक्कर में कभी पढ़ना भी नहीं। मैं आपको सामने दिखाया ना मैंने, मुझे कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बट फिर भी मैं अच्छा स्कोर कर रहा हूं ना एग्जाम में। कैसे करता हूँ कि मेरा स्टैटिक जो भाग है उस पर मैं अड़ी हूं। मतलब ये क्वेश्चन, अब ये जैसे कुकी लोग कहाँ नहीं मिलते हैं, अब अगले एग्जाम के लिए क्या मैती लोग कहाँ नहीं रहते हैं, ये सर्च करके PDF में से ये निकाल के ये तैयार करके जाऊंगा? नहीं जाऊंगा भाई, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, छोड़ दूंगा उसे। इसीलिए कहता हूँ आपका जो स्टैटिक भाग है उसे तैयार करिए अच्छे से। और GS देखिए, उत्तराखंड सबके लिए समान थी, उत्तराखंड ईजी भी थी, हर कोई जितने भी क्वेश्चन पूछे 70 से 80% उसमें से हर कोई करेगा जिसने पढ़ा है। लेकिन GS में आइए, अब यहाँ स्कोर करना कठिन है ना, तो मैं कह रहा हूँ GS के अपने सिलेबस को ज्यादा होलिस्टिक बनाइए। मतलब ये नहीं कह रहा कि उत्तराखंड को मत रिवाइज करिए, उस पर भी प्रॉपर ध्यान दीजिए, लेकिन GS को अधिक स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज ये डिस्कस हुई, हम कल मैंने भौतिक भूगोल की एक मैराथन वीडियो डालने की सोची है, सारे जैसे मैं मैपिंग से कराता हूँ आपको, फ्लो चार्ट्स के माध्यम से कराता हूँ, क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूँ मैं खुद पढ़ने वाला अभ्यर्थी हूँ, तो मैं आपको समझता हूँ कि आपको कैसे जल्दी याद हो सकता है। अपने जो भी ट्रिक्स हैं वो सब आपके साथ साझा करने की कोशिश करता हूँ। आप भी अपने एंड से सहयोग बनाइए, अपने साथियों तक इसे साझा कीजिए, और मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।